हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम वेस्कुलर इंजरी इन किडनी का हेल्प सिंड्रोम लेके आ रहे हैं। अब ये हेल्प सिंड्रोम इसमें क्यों पढ़ना है ये देखते हैं। इसमें पहले हेल्प का मतलब समझते हैं। तो ये जो हेल्प है ये कोई फुल टर्म नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। किसका? तो इसका ट्रायाड होता है, 3 चीज़ें इसमें होती हैं। H फॉर हेमोलाइसिस, EL फॉर एलिवेटेड लिवर डिजीज एंजाइम्स, L फॉर लो, P फॉर प्लेटलेट। तो इसमें 3 चीज़ें होती है। क्या? हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट। तो प्लेटलेट कितना लो होगा? तो लेस देन 1 लाख पर mm³। ठीक है। तो अब इसको हम ये वेस्कुलर इंजरी में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका जो हॉलमार्क है, जो हॉलमार्क मैनिफेस्टेशन है वो माहा है। अब MAHA माहा, माहा का क्या मतलब होता है? तो माइक्रो एंजियोपैथी हेमोलाइटिक एनीमिया। तो ये होगा इसमें। मैं अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में एक व्याख्या दे रही हूँ, समरी टाइप का। उसके बाद ये स्लाइड लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो एंजियोपैथी हेमोलाइटिक एनीमिया। तो ये ब्लड वेसल से रिलेशन हो गया, तो ये डिजीज इसमें आ गया वेस्कुलर इंजरी में। तो अब इसका ये सिम्टम क्या क्या होता है? तो इसका सिम्टम होता है नोजिया, वोमिटिंग, इपिगैस्ट्रिक पेन या राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी कह सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसमें लीवर एंजाइम होता है ना, एलिवेटेड लीवर एंजाइम है, तो लीवर इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको इसमें क्या सा पेन होता है? एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। ठीक है। तो चलिए अब इसका इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। तो इसमें जो क्या होता है, एबनॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर होता है। इसका क्या मतलब है? तो भैंस कोच से याद रखिए। तो भैंस का मतलब क्या हो जाएगा? B से ब्लड सेल ज़्यादा होता है, S से सिस्टोसाइट ज़्यादा होते हैं और H से हेलमेट सेल ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर होता है। और इसमें क्या क्या हाई होता है? तो AST और ALT ग्रेटर देन 70 होते हैं। LDH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LDH का फुल फॉर्म होता है लीवर डिहाइड्रोजिनेज। ये कितना होता है? ग्रेटर देन 600 होता है। और बिलिरुबिन ग्रेटर देन 1.2 होता है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ऊपर हमने इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये नहीं बताया था कि जॉन्डिस होता है। इसमें जॉन्डिस भी होते हैं लेकिन कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है। और जब CT स्कैन करेंगे तो क्या देखेंगे कि सब स्कैपुला में क्या होया हुआ है? हेमाटोमा का फॉर्मेशन होया हुआ है। तो इस और क्या क्या होता है इसमें? तो इसमें बर्न ज़्यादा होता है। ठीक है। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन जो अमाइलेज और लाइपेज है, ये जो सीरम में अमाइलेज और लाइपेज है ये नॉर्मल पाया जाता है। PT भी नॉर्मल होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, लेकिन पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम वेरिएबल होता है। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट जैसे प्री इक्लेम्पसिया का करते हैं। तो अब प्री इक्लेम्पसिया कहाँ से आ गया? तो ये जो डिसऑर्डर होता है मेनली प्रेग्नेंट वुमेन में होता है और ये 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है। और ये क्यों होता है? तो ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में। तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में कैसे? तो कह रहा है जो जिसको हाइपरटेंशन होता है उसको प्री एक्लेम्पसिया होता है। तो ये कह रहा है कि 50 से 20% जो ये प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि प्री इक्लेम्पसिया के साथ आए, लेकिन 10 से 20% वुमेन में ये प्री इक्लेम्पसिया के साथ आता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? तो इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? तो ये मेनली एज के साथ इसका रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं। ग्रेटर देन 25 ईयर्स के बाद ब्लैक के जगह वाइट रेस में ये ज़्यादा होता है, या किसी प्रीवियस प्रेगनेंसी में इसको हेल्प सिंड्रोम हो चुका है तब ये सिंड्रोम होने का ज़्यादा चांस है। ठीक है। तो अब इसका मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो मैनेजमेंट कंटिन्यू करते हैं कि ये प्रीक्लेम्पसिया की तरह कैसे है। पहले प्रीक्लेम्पसिया से इसका क्या कनेक्शन है? क्योंकि हाइपरटेंशन से ये भी हेल्प सिंड्रोम भी होता है और हाइपरटेंशन से प्रीक्लेम्पसिया भी होता है। तो हम देते हैं एंटी सीजर प्रोफाइलैक्सिस। तो एंटी सीजर प्रोफाइलैक्सिस में क्या दिया जाता है?
तो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि हाइपरटेंसिव वुमेन में होता है, हाइड्रालाजीन और लेविटालॉल देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको कॉर्टिकॉइड्स भी दिया जाता है। अब प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा इफ़ प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम हो जाए। ठीक है, और तो भी इसमें क्या करना पड़ेगा तो देखते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि अगर अब देखते हैं कि डिलीवरी कैसा हो रहा है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन कैसी है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन अनस्टेबल है तो इमीडिएट डिलीवरी करेंगे, और मेनली जो डिलीवरी होता है वो सिजेरियन होता है। ठीक है, और अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका कितना वीक हो चुका है गेस्टेशन का, 34 वीक से ज़्यादा या 34 वीक हो गया और स्टेबल है, तो उसको क्या दिया जाएगा, प्लेटलेट काउंट को नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेक्सामेथासोन देते हैं। और डेक्सामेथासोन का दूसरा काम भी है कि ये इमैच्योर लंग को क्या करता है, मैच्योर करता है। माने जो फीटस का इमैच्योर फीटस का जिसका लंग पूरी तरह डेवलप्ड नहीं किया है उसको डेक्सामेथासोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये 34 वीक हो गया प्रेग्नेंट वुमेन का और वो स्टेबल है, तो उसको डिलीवरी कब करेंगे, 24 to 48 आवर्स के बाद किया जाएगा। पहले उसको डेक्सामेथासोन देंगे और उसके 24 to 48 आवर्स के बाद उसका डिलीवरी करेंगे। लेकिन अगर 34 वीक से कम है, ठीक है, या स्टेबल है, तो सेम ही करेंगे कि पहले उसको डेक्सामेथासोन देंगे और उसके बाद डिलीवरी करेंगे 24 to 48 आवर्स के बाद। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं इस सिंड्रोम के कारण, तो इस सिंड्रोम के कारण क्या हो जाएगा, प्लासेंटा अब्रूतियो हो जाएगा। और पहले ऊपर बताया था कि सीटी स्कैन में सबस्कापुला हेमेटोमा मिलेगा। ठीक है, डिक बीमारी हो जाएगी, हेपेटिक रप्चर हो जाएगा, परमोली इदीमा हो सकता है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, या एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं पीपीटी। ये तो पूरा ओवरऑल मैंने बता दिया। पीपीटी में क्या है कि हेल्प में क्या सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, एच से हेमोलाइसिस, EL से एलिवेटेड लिवर इंजाइम, LP से लो प्लेटलेट। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये मेनली कब होता है तो थ्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, 10% बिफोर वीक 27। जो 10% ये हेल्प सिंड्रोम होता है वो 27 वीक से पहले होता है, 30% पोस्टपार्टम में होता है, और बाकी तो थ्राइमेस्टर में होता होगा। तो 0.2 से 0.9% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी एंड 10 to 20% ऑफ वुमेन आर विद सीवियर प्री इक्लैम्सिया। बताया ना कि ये 10 तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्री इक्लैम्सिया के साथ ही है, लेकिन 10 to 20% वुमेन में ये प्री इक्लैम्सिया के साथ आता है। मॉर्टेलिटी रेट कितना है तो 7.4% से 34% तक है। ठीक है, और 20% प्री इक्लैम्सिया के साथ नहीं आता है, 10 to 20% प्री इक्लैम्सिया के साथ आता है, सीवियर प्री इक्लैम्सिया। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर क्या होगा, तो पहले हमने बताया था प्लासेंटा अब्रूतो, ये क्या आता है, एबनॉर्मल प्लासेंटेशन में आता है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस क्या बताया था कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर हो तो ये होता है, तो वही फैमिली हिस्ट्री में हो तो होता है। और क्या होता है, हम डेक्सामेथासोन देते हैं, फीटल लंग इमेच्योर रहता है, तो वही कह रहा है कि एलिवेटेड लेवल ऑफ फीटल mRNA फॉर FLT1 एंड इंडोग्लिन। ठीक है, अब इसमें एक इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है जो एलिवेट हो जाता है, कौन कौन सा, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन, IL-1, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और हेल्लाडीआर, जो मेनली प्रीक्लैम्सिया में एलिवेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, रीनल फेल भी हो सकता है, किसके कारण, तो हेल्प सिंड्रोम के कारण। और ये क्यों ऐसा होता है, तो अगर प्री इक्लैम्सिया और एक्यूट तीव्र नेक्रोसिस दोनों हो तो रीनल फेल हो सकता है। तो इसका बायोप्सी कैसे करेंगे, तो बायोप्सी करेंगे कैसे, TMA विथ इंडोथेलियल सेल स्वेलिंग के साथ। ठीक है, तो इस और क्यों करेंगे, अगर हमारे किडनी में TMA हो जाए, ऑक्लूजन होने लगे कैपिलरी ल्यूमेन में, या ल्यूमेन में जो थ्रोम्बी हो रहा है वो एब्सेंट हो जाए, मतलब कि
थ्रोम्बोसाइटिक माइक्रोएंजियोपैथी में क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। ऑक्लूजन हो रहा है कैपिलरी लूमेन में, या थ्रोम्बी क्या हो जा रहा है, एब्सेंट हो जा रहा है, तो हम बायोप्सी करेंगे। रीनल फेलुअर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। लीवर और द ऑर्गन दैट डिफाइन दिस सिंड्रोम इज द लीवर। मैंने कह रहा है कि ये जो हेल्प सिंड्रोम है इसमें क्या कह रहा है कि लीवर लो लीवर एंजाइम होता है, लेकिन इसका कॉमन रिस्क फैक्टर मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो रीनल फेलुअर है, ठीक है। अब न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आता है, क्या क्या, तो सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन, सेरिब्रल एंड ब्रेन स्टेम हैमरेज, सेरिब्रल इदीमा। अभी तो पहले ही बता दिया था कि प्लासेंटा एब्रुटो होता है, परमानेंट विजन लॉस होता है। ये याद रखिएगा, क्या, पल्सर लाइक रेटिनोपैथी इसमें होती है, ये मेनली आता है। ये इसका क्या है, वो मेन है पहचानने का, क्या, तो पल्सर लाइक रेटिनोपैथी। परमोली इदीमा भी होता है, ब्लीडिंग एंड फीटल डिमेंस भी होता है। अब हेल्प सिंड्रोम को डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, तो अल्फ़ा हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम और टीटीपी, ठीक है। ये दोनों क्या है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जो मेनली प्रेगनेंसी में होते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के द्वारा। तो अब कैसे पता चलेगा कि हेल्प सिंड्रोम बढ़ गया, तो उसमें APAS क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब APAS क्या है, तो क्या है, पहले पढ़े थे ना, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटी एंटीबायोटिक सिंड्रोम। तो किससे कारण क्या होता है, माहा होता है बिफोर प्रेगनेंसी। ऐसे भी हॉलमार्क हेल्प सिंड्रोम का क्या है, माहा है, माइक्रोएंजियोपैथी, हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हेल्प सिंड्रोम में क्या रिड्यूस कर देता है, तो ADAMTSI3 ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये TTP में नहीं होता। अच्छा, अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस से अलग बता रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस TTP में ADAMTSI3 ये रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन हेल्प में रिड्यूस हो जाता है। LDS और AST का रेशियो देखेंगे तो प्री क्लैम्सिया और हेल्प में क्या होगा, 13:1 होगा, ठीक है, और विदाउट प्री क्लैम्सिया 29:1 होगा। अब क्या कह रहा है, एंटीथ्रोम्बिन 3 जो डिक्रीज होता है किस में, हेल्प में, लेकिन नॉट इन TTP। अब ये बता रहा है कि TTP हेल्प कैसे अलग है, तो TTP में हेल्प में ADAMTSI3 रेड्यूस होता है, लेकिन TTP में रेड्यूस नहीं होता है। हेल्प में एंटीथ्रोम्बिन 3 रेड्यूस होता है, लेकिन TTP में नहीं होता है। डी डाइमर ज़्यादा होता है हेल्प में, लेकिन TTP में कम होता है। तो ऐसा हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका ट्रीटमेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, पहले ही बताया था कि नो प्रूवन बेनिफिट, लेकिन अगर इसमें कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है तो क्या है, प्लाज्मा एक्सचेंज इन हेमोलाइसिस, क्या करते हैं, प्लाज्मा को एक्सचेंज करते हैं इन हेमोलाइसिस में। और क्या था, तो बता ही दिया था कि प्लेटलेट काउंट को सही करने के लिए डेक्सामेथासोन दिया जाता है। और क्या किया जाता है, सीवियर सीजर के लिए सीजर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में MGS को दिया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइपरटेंशन के लिए हाइड्रालाजीन और लेविटालोल को दिया जाता है। इसी के साथ ये हेल्प सिंड्रोम खत्म हुआ। आशा है आपको ये हेल्प सिंड्रोम समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।